यूक्रेन में फंसी पाकिस्तान की एक छात्रा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। यह पाकिस्तानी छात्रा यूक्रेन के कीव में फंस गई थी। साथ में इंडियन गवर्नमेंट को भी थैंक्स बोला कि भाई हमें बाहर निकाला। ये इंडियन एम्बेसी की जो बस जा रही थी, ये बच्ची उसमें सवार होकर के बॉर्डर तक पहुंची। उसमें सिर्फ एक पाकिस्तानी थी, बाकी सारे इंडियंस थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर ही चल रहा है सब कुछ। और इंडिया है, ये इंडिया की सेक्युलरिज्म है, जो कि शायद वो लाहौर में बैठे जर्नलिस्ट और टीवी एसी में बैठे हुए जर्नलिस्ट को नहीं पता है। यूक्रेन में फंसी पाकिस्तान की एक छात्रा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। यह पाकिस्तानी छात्रा यूक्रेन के कीव में फंस गई थी, जिसके बाद भारतीय दूतावास की मदद से इस छात्रा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अब पाकिस्तान की इसी छात्रा ने एक वीडियो जारी करते हुए भारतीय दूतावास और पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। अस्मा शफीक नाम की पाकिस्तानी छात्रा का ये बयान आज सबको सुनना चाहिए। My name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan, and I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian embassy. अस्मा शफीक वो पाकिस्तानी स्टूडेंट जिसको यूक्रेन के वॉर टोन एरिया से बाहर निकालने के लिए इंडियन एम्बेसी ने हेल्प की। बच्ची ने एक वीडियो बना के प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक बोला। साथ में इंडियन गवर्नमेंट को भी थैंक्स बोला कि भाई हमें बाहर निकाला। ये इंडियन एम्बेसी की जो बस जा रही थी, ये बच्ची उसमें सवार होकर के बॉर्डर तक पहुंची। उसमें सिर्फ एक पाकिस्तानी थी, बाकी सारे इंडियंस थे। और वहाँ पर पहुँच करके इसे पाकिस्तानी एम्बेसी ने यूक्रेन से बाहर निकाल लिया। अस्मा है एक मुसलमान, ये तो सबको पता है। और मोदी को पाकिस्तान में मुसलमानों पर तशद्दुद करने वाला बोला जाता है, मुसलमानों का हत्यारा बोला जाता है। Modi, who is a life member of RSS, was responsible for the pogrom which took place in Gujarat, where 2,000 people were butchered, burnt under his chief ministership, and for 3 days the state did not do anything. 150,000 people became homeless. Muslims became homeless. Unfortunately, India is past 6 years is being governed by an extremist party. It believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. क्या आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये जवाब देंगे कि ये बच्ची को, ये स्टूडेंट को मोदी ने हेल्प क्यों की? अगर वो मुसलमानों से इतना नफरत करते हैं तो। और मुसलमानों से क्या, पाकिस्तानी है, हमारे अपने मुसलमान हो तो दूसरी बात है भाई, हम अपने कंट्री के सिटीजन, हम तो मजबूर हैं अपने कंट्री का मुसलमान हो या हिंदू हो उसको रेस्क्यू करने के लिए। पाकिस्तानी थी, यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं थी, हम छोड़ सकते थे। मोदी के बिल्कुल क्लियर ऑर्डर्स हो सकते थे कि पाकिस्तानी कोई भी हेल्प मत कीजिए आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर ही चल रहा है सब कुछ। और इंडिया है, ये इंडिया की सेक्युलरिज्म है, जो कि शायद वो लाहौर में बैठे जर्नलिस्ट और टीवी एसी में बैठे हुए जर्नलिस्ट को नहीं पता है कि वहाँ यूक्रेन में क्या सिचुएशन है, रशियन एयरफोर्स कैसे बॉम्ब मार रही है और कैसे लोग मर रहे हैं, और वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं तो उनको निकलना कितना मुश्किल हो रहा है। अगर इंडियन एम्बेसी की हेल्प ना मिलती तो शायद इस बच्ची के लिए कितना मुश्किल होता। क्या अब पाकिस्तान अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करेगा या माफ़ी मांगेगा कि नहीं, हमने गलत बोला था, इन्होंने हमारे बच्चों को हेल्प की है? इससे पहले भी बच्चों को हेल्प करने की, पाकिस्तानी बच्चों को हेल्प करने के खबरें सामने आई हैं, इंडियन फ्लैग यूज़ करने के खबरें सामने आई हैं। अब एक डायरेक्ट एविडेंस आया है, एक बच्चे को इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प की, इंडियन एम्बेसी ने हेल्प की, और उसने थैंक्स भी बोला। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रशिया जो है उसने इंडिया को ये ऑफ़र किया, मैं देख रही थी काफ़ी जगहों पर आया, मैं आपको दिखा भी रही। रशिया ने इंडिया को ये ऑफ़र की है कि वो, क्योंकि उसने यूक्रेन के मामले पर रशिया के ख़िलाफ़ वोट नहीं किया और यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया, और उसने अपना एक दोस्ती का हक़ निभाया, तो इस बिना पर रशिया ने इंडिया को ऑफ़र किया कि वो 25% लेस, यानी कि 25% डिस्काउंट पर उनसे क्रूड ऑयल ख़रीद सकता है। मेरा सवाल ये है कि रशिया अगर इंडिया को ये दे सकता है तो पाकिस्तान तो एक ऐसे मौके पर, इमरान खान गए वहाँ पर जिस वक्त के बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल थी, बड़ा क्रूशल मोमेंट
कि वो वहाँ पर हमला कर रहे हैं यूक्रेन पर और हमारे वज़ीर आज़म वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक मुल्क पर हमला हो रहा है, उसी मुल्क में बैठे हैं जो हमला कर रहा है। इसके बावजूद हमने ट्रिप कैंसिल नहीं किया। ठीक है, हम ये चाहते थे कि ओके जो भी था। तो प्रेसिडेंट पुतिन है, उनको पहले तो पाकिस्तान को ही ऑफ़र करना चाहिए था कि आप हमसे 25% लेस पर जो है ले सकते हैं, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि आपने इस मौके पर अब हमारे साथ खड़े हुए। ऐसे ही होता है, इसीलिए तो जाया जाता है कि इस तरह की जो है वो सहूलतें मिलें, हमारे साथ खड़ा हो दूसरा कंट्री। इंडिया को उन्होंने ये ऑफ़र कर दी रशिया ने कि आप हमसे डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये ऑफ़र नहीं की उन्होंने। इसके बावजूद कि हम उस दिन उनके साथ खड़े थे, हमारे वज़ीर आज़म, जिस दिन वो यूक्रेन पर हमला कर रहे थे, जबकि इंडिया ने सिर्फ उनको न्यूट्रल रहे, हम न्यूट्रल भी रहे और वहाँ पर विजिट भी किया, फिर भी उन्होंने, रशिया ने उनको डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल ऑफ़र किया और हमें नहीं किया। तो वज़ीर आज़म साहब से हम पूछते हैं, भाई चलें अगर आप गए तो ठीक है, ओके, हम कहते हैं कि आप पॉलिसी, आपका हक है बनाना, अपनी हुकूमत में आपने बनाई ये वाली पॉलिसी, लेकिन फिर ऐसा तो भी कीजिए कि पुतिन से पूछिए, आप प्रेसिडेंट साहब से पूछिए कि क्यों नहीं आपने हमें ये वाली ऑफ़र दी, हमें भी दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सहूलत मिल जाए। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसलिए पूछें कि हमें सहूलत मिल जाए और कोई ऐसी हम कोई तनकीद नहीं करे कोई ऐसा सच। तो जनाब किस्सा मुख्तसर ये है कि नो कॉन्फिडेंस वोट पेश हो चुका है और अगले 7 दिनों में हमें नज़र आएगा कि इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी, यानी कोई इजलास बुलाया जाएगा। जो भी इसमें सूरत हाल नज़र आएगी वो यकीनन आप तक पहुंच जाएगी और हम तक भी खबरें आ जाएंगी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले से ये बता रही हूँ कि इमरान खान जो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से इसका कोई तोड़ निकालेंगे, तो तोड़ निकालने का सिर्फ एक ही वक्त है कि आपको गैर कानूनी तरीका अपनाएं, और वो ये तरीका अपनाएंगे क्योंकि हम उनको 3 साल हुकूमत में देख चुके हैं कि वो गैर कानूनी तरीके अपनाने, किसी भी किस्म की कोई अखलाकियात से बाहर जाकर कोई चीज़ करने, जैसे कि वो जो कभी हमेशा उनकी आदर्शवादी बयानात और स्टेटमेंट्स होती थी कि वो डाकू और चोरों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, वो डाकुओं के घर भी चले गए, उन्होंने चोरों को अपने साथ भी मिलाया, वो इस वक्त भी दर दर जा रहे हैं और वो जहांगीर तरीन को भी मिलाने की कोशिश करें, वो अलीम खान को भी, वो हत्या कि वो उधर भी जा रहे हैं, पीर पगाड़ा की तरफ भी जाने की कोशिश करें, ये सब कुछ वो करें और असम्बली के फ्लोर पर वो सब कुछ होगा जो उनको रोक सके, जो उनको, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि ये जो है माइंड गेम है, उनका माइंड गेम है। तो अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़रा सीधे साधे और भोले वाले से हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी बात नहीं है। वो बहुत एक शातिर। कोर्ट में नारे लगाते हुए चीफ जस्टिस के ब्लॉक में दाखिल हो गए। अब वकला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ब्लॉक में खिड़कियों के शीशे तोड़े और उनके चैम्बर के बाहर शदीद नारेबाजी भी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कार्रवाई रोक दी गई और वकला के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम साइलिन का दाखिला भी बंद कर दिया गया और हाई कोर्ट की जो सर्विस रोड है उसे भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अच्छा, वकला को मुल्क में कानून का रखवाला समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में चंद ऐसे वाक़यात जिनमें वकला, डॉक्टर्स की लड़ाई और अब चीफ जस्टिस के चैम्बर पर हमला, मेरे ख्याल से ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, बहुत बुरा मैसेज जा रहा है। बहुत से सवाल है जो जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। इस एहतजाज की अंदर की कहानी क्या है